तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हम आपका अब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपका प्रैक्टिस सेट चालू हो चुका है। जहां पर पहली वीडियो में हमने आपको बताया 20 नंबर के क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन, उसके बाद हमने 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 4 नंबर के क्वेश्चन। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो आपका 20 नंबर पक्का फिक्स है कि आप वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। यानी आज का जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का है। आप जानते हो कि 4 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड पेपर में वो 5 ठो आएंगे। इवन पूरा 6 क्वेश्चन रहता है, उसमें लिखा भी रहता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यानी उन 6 प्रश्नों में से आप 5 को हल करोगे, एक को आप अपने मुताबिक छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम लोग चूंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस में हम लोग एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं और अभी तक गणित में कुछ भी नहीं सीखा है, या आप गणित लगा रहे हो और आपकी सवालें बच रही हैं, आपको पता नहीं कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न आएगा, या ये सारी समस्याएं आपके लिए आ रही हैं, तो आप हमारा वीडियो प्रश्नावली 1.1 से लेकर 14 तक यानी प्रायिकता तक हमने पूरा का पूरा मैथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में अपने चैनल पर पढ़ा रखा है। आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है और पूरा का पूरा वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपकी कोई भी समस्या अगर आ रही है सवाल लगाने में या समझने में, तो आप जाइए, चैप्टर वहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है, चैप्टर को चुनिए। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तो वीडियो में आप देखोगे थंबनेल में लिखा रहेगा कि इतने से इतने क्वेश्चन का वीडियो इसमें मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो बहुत ही ईजी वे में आपको सोल्यूशन वहाँ पर कराया गया है, ठीक है। फिलहाल हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ेंगे और आज 4 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक आता जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं, तो वहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा सा घबरा टाइप के गए हैं कि सर कहाँ से पूछेगा, कितना आएगा, क्या आएगा। क्योंकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का होता क्या है कि वो पहली बार बोर्ड पेपर दे रहे होते हैं। अगर वो 12वीं के विद्यार्थी होते तो उनको अनुभव होता कि बोर्ड पेपर कैसे दिया जाता है, पैनिक नहीं होना है। लेकिन चूंकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थी आप हो, आपको पहली बार बोर्ड पेपर में बैठना है, यानी किसी ऐसे एग्जाम में बैठना है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा, वहाँ पे टीचर रहेंगे, आपको ना तो इधर से उधर मुड़ने दिया जाएगा ना तो कुछ भी। मतलब अगर आपकी पेन भी गिर जाएगी तो टीचर आके उठा के आपको देगा, आपको उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब इतना डिसिप्लिन वे से यहाँ पर पेपर होने वाला है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। वो पढ़े तो सारा चीज़ रहते हैं, लेकिन अंत में उनको डर इस बात का लगा रहता है कि कहीं वो भूल ना जाएं, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जितना हो सके, आपके पास अभी जनवरी है, आधा फरवरी है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करिए। अभी फ़िलहाल तो दिसंबर है, दिसंबर में आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, जनवरी में लगाइए, फरवरी जब तक पेपर नहीं हो जाता, यानी जब तक आपकी वो एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती, तब तक आप प्रैक्टिस सेट करिए। देखिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ही आपके अंदर यहाँ पर सहनशीलता आएगी, यानी उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उसको मार्क करके रखिए कि अगली बार ये क्वेश्चन दिखेगा तो गलत नहीं होना चाहिए, और उस क्वेश्चन का सलूशन ढूंढिए। अगर हमारे वीडियो से मिल जा रहा है तो हमारी वीडियो को देखकर, अगर आपके टीचर बता रहे हैं ऑफलाइन में तो उनसे, या तो अगर आपके पास कोई किताब है तो उससे, लेकिन उसका सलूशन ज़रूर ढूंढिए, ठीक है। जब आप एक बार क्वेश्चन का सलूशन खोजने निकलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा बोर्ड पेपर में। तो चलिए इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और आज की वीडियो में चूंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, यानी 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन। इवन इस वीडियो में तो हम लोग 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन बोर्ड पेपर में आपको 5 ही करने होते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर अगर हमको 6 क्वेश्चन आ रहा है और हम 6 कर दिए तो क्या हमको 6 का भी नंबर मिलेगा, यानी 6 क्वेश्चन का नंबर मिलेगा, 24 नंबर मिलेगा हमको? तो नहीं। देखिए, वो कहा है कि आपको 5 खंड ही करने हैं, यानी 5 ठो क्वेश्चन करने हैं खंड 2 से या खंड ब से, तो आपको 5 नंबर का ही जोड़कर वहाँ पर नंबर दिया जाएगा। आपका वो जो एक क्वेश्चन है वो मतलब एप्रिसिएबल तो होगा कि जो टीचर देखेगा वो देखेगा कि हाँ बच्चा बहुत होशियार है, 6 का 6 कर दिया है, बट वो नंबर आपका 5 क्वेश्चन का देगा, ठीक है। बट वो आपसे इम्प्रेस बहुत ज़्यादा होगा
यानी कहीं आप थोड़ा बहुत गलती भी किए होंगे तो वो गलती को इग्नोर कर देगा और आपको नंबर दे देगा। तो आपको अगर 6 आ रहा है तो आप 6 कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करिएगा कि जितना उसमें कहा है उतना ही करिएगा, उससे क्या होता है कि आपका समय बचेगा, ठीक है। भले आपको 6 आ रहा है, आप 6 कर भी सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा लगाओगे उसका नंबर तो नहीं मिलेगा, बट आपका समय जाएगा और आपको बोर्ड पेपर में समय बचाना है। समय को जितना ज़्यादा मैनेज कर ले जाएंगे आप, उतना अच्छे से सवाल लगा पाओगे। तो चलिए इन्हीं के साथ हम लोग आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे लगातार वीडियो लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा यानी हम लोग क्या करते हैं, खंड एक तरीके से ख या खंड ब ऐसे बोल सकते हैं, या दूसरा हमने बोला है तो दूसरा का ही कर लेते हैं। दूसरा में पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर संपूरक कोण की बात किया है, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण उसे कहते हैं जहाँ पर दो कोणों का योगफल 180 अंश हो जाए। यानी आपके पास दो कोण हैं, अगर आप उनको जोड़ देते हो और मान 180 अंश हो जाता है तो उसको आप बोलते हो कि ये कोण एक दूसरे के संपूरक हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके पास 60 अंश और 120 अंश के कोण हैं, ठीक है। आपके पास 60 अंश और 120 अंश के कोण हैं। हम पूछिए आपसे कि 60 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो आपका रिजल्ट होगा 120 अंश। फिर अगर हम दोबारा पूछें आपसे कि इस बार बताइए 120 अंश का संपूरक कोण क्या होगा, तो आप कहोगे सर 60 अंश होगा। कैसे? क्योंकि अगर आप 60 और 120 को जोड़ते हो तब मान 180 अंश हो जाता है। यानी संपूरक कोण का परिभाषा यही है कि दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश हो जाए तो उसे बोलते हैं संपूरक कोण। यानी 60 का संपूरक 120, 120 का संपूरक 60 हो जाएगा, ठीक है। एक और कोण पूछा जाता है कोटिपूरक। कोटिपूरक क्या होता है कि जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो जाता है तो प्रत्येक कोण दूसरे का कोटिपूरक हो जाता है। जैसे अगर हम आपसे पूछे 40 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, तो आप कहोगे सर 50 अंश होगा, या 50 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, 40 होगा। क्योंकि 40 और 50 इन दोनों को जोड़ने पर जो योगफल आएगा वो आएगा 90 अंश। यानी जब दो कोणों का योगफल 90 अंश होता है तो वो कोण एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं, और जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो वो एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो सवाल यहाँ पर संपूरक से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो, यहाँ पर इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि जो बड़ा कोण है, ठीक है, बड़ा कोण है वो x अंश का है, और जो छोटा कोण है, भाई एक बड़ा कोण होगा एक छोटा कोण होगा, तो जो छोटा कोण है वो है आपका y अंश, ठीक है। तो जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 डिग्री अधिक है, यानी बड़ा कोण यानी x अंश जो है वो छोटे यानी y अंश से 18 डिग्री अधिक है। अगर ये मान लेते हैं 50 होगा तो ये वाला 68 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको पक्षांतर कर दें यानी x इस तरफ लाएं y हो जाएगा माइनस में, बराबर हो गया 18। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद हमने कहा कि अगर इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए, इनको ऐसे जोड़ दिया जाए, तब मान हो जाएगा 180 अंश। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब ये 180 अंश क्यों हो गया? परिभाषा के अनुसार दो कोणों का योगफल अगर 180 अंश है तो वो संपूरक कहलाएंगे। तो यहाँ पर ये संपूरक कहा था, मतलब इनको जोड़ा जाएगा तो मान कितना होगा, 180 अंश होगा। अब ये हमारे पास दो ठो आपके यहाँ पर समीकरण हैं, इनको आप चाहे तो विलोपन विधि से चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि
इसको हम लोग किस विधि से सॉल्व करेंगे? विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि एक पद को विलुप्त करना होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला समीकरण है यक्स माइनस वाई बराबर 18 और दूसरा है यक्स प्लस वाई बराबर 180। अगर हम देखें तो यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ पर प्लस वाई, ये अपने आप ही कट जाएगा अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए। यहाँ पर लिख देते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ने पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, यक्स और यक्स हो गया 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 198, ठीक है। 18 को 180 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 198। अब यक्स बराबर क्या होगा, ये दो गुणा में ही धराएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 198 बटा 2, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 9 18, यानी ये आ जाएगा 99 अंश। यानी यक्स की वैल्यू कितना हो गया आपका, 99 अंश हो गया, ठीक है। अब इस यक्स का मान कहाँ रखते हैं हम लोग, चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में, तो हम यहाँ पर 1 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो उतना ही आएगा, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर यक्स माइनस वाई बराबर है 18, तो यक्स की जगह पर क्या होगा आपका यहाँ पर 99 अंश, तो 99 माइनस वाई बराबर 18। अब माइनस वाई को इस तरफ लेकर जाइए और 18 को इस तरफ, ये हो जाएगा आपका 99 माइनस 18 बराबर वाई, ठीक है। अब 99 में से 18 को घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा, बचेगा 8, यानी 81 अंश बचेगा y बराबर। तो y क्या है, छोटा कोण, और x क्या था, बड़ा कोण। तो यहाँ पर जो बड़ा कोण आया आपका, लिख भी देते हैं, बड़ा कोण, बड़ा कोण बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा कोण हो जाएगा यहाँ पर 99 अंश, ठीक है। और जो छोटा कोण है वो है y, तो y का मान कितना है आपका 81, यहाँ पे लिख देंगे छोटा कोण बराबर 81 अंश, ठीक है। और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो इनके बीच 18 का अंतर है, और उसके बाद इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो मान 180 अंश आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं और इनमें 18 अंश का अंतर भी है। इसका मतलब जो हमारा सवाल कर रहा था सेम टू सेम उसी पर ये उत्तर आया है, तो मतलब हमारा उत्तर सही है, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। देखिए जो हमारा दूसरा प्रश्न है वो बहुत ही बेहतरीन है और ऐसा क्वेश्चन बोर्ड पेपर में पूछा भी है, तो हम लोग आराम से इसको लगाएंगे। करें कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर है डी सी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। तो चलिए इसको दर्शा देते हैं। कैसे दर्शाओगे आप, सबसे पहले यहाँ पर एक समलंब चतुर्भुज बनाते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज है, इसका नाम रखते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, ठीक है। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके विकर्ण को ऐसे खींचते हैं, क्योंकि कहा है इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, यहाँ पर मान लेते हैं बिंदु ओ है, ठीक है। और ये जो ए बी है ये डी सी के समांतर है, तो ए बी किसके समांतर है, डी सी के। तो यहाँ पे लिख भी देंगे ए बी समांतर है डी सी, ठीक है। इसके विकर्ण जो है वो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, हमने चित्र में दर्शा भी दिया। हमको क्या दिखाना है, हमको दर्शाना है, यानी सिद्ध करना है, हमको दर्शाना है आपका यहाँ पर ओ ए बटा ओ सी
बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बटा ओ डी। ये हमको क्या करना है, दर्शाना है। तो चलिए दर्शा देते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो हमको इसमें अपने से एक रचना करना पड़ेगा। रचना में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं रचना। रचना में हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि ओ को हमने क्या किया, यहाँ पर ए बी और डी सी के समांतर ओ से जाती हुई एक रेखा खींचा जो एडी को कहाँ काटता है, बिंदु यम पर। ठीक है, यानी रचना में हम क्या किए कि ओ यम को मिलाया। ठीक है, इतना ही लिख देंगे तो हो जाएगा, समझ जाएंगे। ठीक है, यानी हम ओ को यम से क्या किए हैं, मिला दिए हैं। तो ओ यम को मिला दिए। अब जब मिला दिए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बनेगा। चूंकि इसमें कह रहा है कि समरूपता कसौटी का प्रयोग करके ये बताइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास दो त्रिभुज है। कौन कौन सा, देखिए एक का त्रिभुज का नाम है हमारा यहाँ पर ए डी सी और दूसरे का नाम है ए यम ओ। अगर इस त्रिभुज में देखें, यानी त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज ए एम ओ में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ओ एम है वो समांतर है डी सी के। हम लोग लिख देंगे ओ एम समांतर है डी सी के। जब ओ एम समांतर है डी सी के और इसका एक कोण कौन सा, ये ए वाला, अगर आप ध्यान से देखो तो जब आप ए डी सी पढ़ रहे हो तब पर भी कोण ए आ रहा है, और जब आप ए यम ओ पढ़ रहे हो तब पर भी यहाँ पर कोण ए आ रहा है कि नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि यहाँ पर ये जो कोण है आपका, अगर हम एंगल से देखें तो यहाँ पर यम ए ओ, कोण यम ए ओ बराबर है आपका किसके, डी ए सी के। यहाँ पर डी ए सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर, उभयनिष्ठ कोण, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। यानी जो ए कोण है आपका, यहाँ पर देखो यम ए ओ में ए है, डी ए सी में ए है, मतलब ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ठीक है, उसके बाद फिर से अगर हम कोण की बात करें तो आप यहाँ पर देखे लिखे हो ओ एम समांतर है डी सी के, यानी ओ एम समांतर है डी सी के, या यम ओ लिख सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा बेटर साउंड करेगा यम ओ, यानी यम ओ समांतर है डी सी के। और जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं या उसके संगत कोण बराबर होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला जो कोण है इस वाले कोण की क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रहा है तो संगत कोण इसके बराबर है, ये संगत कोण है। ठीक है, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो अगर हम लिखें यहाँ पर ए यम ओ, ए यम ओ, ये बराबर हो जाएगा ए डी सी के। लिख दीजिए ए डी सी के, ये किससे बराबर हुआ है, संगत कोण से। तो यहाँ पे लिख देते हैं संगत कोण। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए यानी एंगल एंगल की कसौटी से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। यानी लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज ए एम ओ के, किससे, एंगल एंगल से। ठीक है, जब ये त्रिभुज समरूप हो गया तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि ए एम बटा क्या हो जाएगा, एम डी बराबर यहाँ पर ओ ए बटे में ओ सी। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं हम लोग, समीकरण नंबर यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब चलते हैं
इसी त्रिभुज को उलट कर अध्ययन करते हैं। यानी उलट कर अध्ययन करेंगे से मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास इस त्रिभुज को अगर पलट कर देखें तो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पर है ए डी बी। अगर हम ए डी बी को देखें और उसके बाद इसको देखें यम डी ओ को, यानी अब हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज यहाँ पर यम डी ओ में, यानी इसको उलट दिए ऐसे ए डी बी और यम डी ओ। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर भी सेम है। क्या सेम है आपका, जो यम ओ है वो समांतर है ए बी के। यमो समांतर किसके, यहाँ पर ए बी के समांतर है। ठीक है, यमो समांतर किसके हो गया, यहाँ पर ए बी के समांतर हो गया। जब ये समांतर है तो हम लोग देखेंगे एंगल से, पहले एंगल से चलते हैं। तो यहाँ पर ए डी बी कोण आपका जो ए डी बी है वो बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, यम डी ओ के। यम डी ओ के किससे बराबर हो जाएगा, ये उभयनिष्ठ कोण से, उभयनिष्ठ कोण से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब फिर से अगर हम एंगल देखेंगे यानी कोण देखेंगे तो आप देखो यहाँ पर कि ये वाला कोण, यहाँ पर ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, जब दो समांतर रेखा को, चूंकि यम ओ और ए बी एक दूसरे के समांतर हैं और ये जो आपका बी डी है ये एक तिर्यक रेखा है और इसको काट रहा है, तो जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटता है तो इसका संगत कोण बराबर होता है, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो इसका नाम अगर दें, इसका नाम हो सकता है डी ओ एम। डी ओ एम बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका डी बी ए के, यहाँ पर डी बी ए के। और ये आपका संगत कोण है, जैसे यहाँ पर ये संगत कोण था वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा, सेम टू सेम वैसे चल रहा है। ये हो जाएगा संगत कोण से। ठीक है, संगत कोण से। अब हमको करना क्या है, लिखना है अतः त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज यम डी ओ के, किससे, एंगल एंगल से, यानी कोण कोण से ये समरूप हो गया। जब ये समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। अब इसकी संगत भुजा क्या है, अगर हम देखें तो यहाँ पर है ए एम बटे में यम डी बराबर हो जाएगा इधर बी ओ या ओ बी लिख देते हैं और बटे में हो जाएगा ओ डी। इस तरीके से, अगर आपको दिख नहीं रहा तो हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इसको मान लीजिए कि ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। अगर आप समीकरण 1 देखो और समीकरण 2 देखो तो इसका जो बायां वाला पक्ष है वो आपस में बराबर है, और किसी भी समीकरण का अगर एक पक्ष बराबर होता है तो उसका दूसरा भी पक्ष आपस में क्या होता है, बराबर होने लगता है। तो हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये है कि बायां पक्ष तो इसका बराबर है, इसका दाहिना वाला पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दाहिना वाला पक्ष बराबर कर देते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, और हमको जो सिद्ध करना था वो भी यही सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, और यहाँ पर आ रहा है ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, यानी जो हमको सिद्ध करना था वो सिद्ध हो चुका है, यानी इति सिद्धम।
यहाँ पे लिख दीजिए इति सिद्धम, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना कर लेंगे तो 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर बहुत लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है। देखिए लंबा चौड़ा सवाल है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ जुड़ा था, त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए इसको सिद्ध कीजिए। इस वजह से हम इसको समरूप दिखाने लगे, नहीं तो हम इसको समरूप न दिखाते, आराम से इसको सिद्ध कर लेते। ठीक है, जो आप इसमें प्रक्रिया किए हो सेम टू सेम वही प्रक्रिया इसमें भी है, इसी वजह से ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा, बट एक्चुअल में ये बड़ा है नहीं। ठीक है, अगर आपको 4 नंबर लेने हैं तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बोर्ड पेपर में इतने भी सरल क्वेश्चन नहीं आते कि सब लोग सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको डीमोटिवेट नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, बट ये ज़रूरी है कि आप जानो कि बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और ये जो क्वेश्चन ये आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है। जितने भी अभी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं वो सारे मॉडल पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बोर्ड पेपर ने यानी जो बोर्ड ने रिलीज़ किया है हाल फिलहाल में, तो उसको हम लोग यहाँ पर आपका मतलब पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जो बोर्ड पेपर होता है, जो मॉडल पेपर होता है, उससे एक दो क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, और अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है तो मतलब आप समझ जाइए कि बोर्ड इस साल किस लेवल का पेपर आपसे पूछने वाला है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इन सब क्वेश्चन को भी तैयार करके चलिए। ये क्वेश्चन बड़े नहीं हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको समझदारी से लगाओगे तो आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पर मिटा देते हैं और फिर बढ़ जाते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको हम लोग इरेज कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन है, यानी द्विघात बहुपद का हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं समीकरण। ये तीसरा क्वेश्चन है, लिखा है आपका 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसके शून्यक ज्ञात करने हैं, तो जब भी आप शून्यक ज्ञात करिए इसके बराबर 0 मान लीजिए। इसके बराबर क्या मानेंगे हम लोग, 0 मानेंगे। ठीक है, शून्यक क्या होते हैं, देखिए शून्यक वो मान होते हैं किसी भी समीकरण के जो अगर रख दिए जाएं समीकरण में तो समीकरण का पूरा मान 0 हो जाएगा। मतलब अगर हम कोई ऐसी संख्या चुने जिसको x की जगह पर रख दे, रखने पर इस पूरे द्विघात बहुपद का मान 0 आ जाए, तो जो संख्या हमने रखा है वो शून्यक कहलाएगा। तो इसी शून्यक को हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आप जानते हो करना, पहले का तीसरे में गुणा, तो 3 का -4 के साथ गुणा करेंगे तो -12x² आएगा। अब इस -12x² को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -x आए, यानी -1 आए। इसको हम ऐसे कर सकते हैं -4x प्लस 3x, क्योंकि -4x में से प्लस 3x घटाएंगे तो -x बचेगा। और अगर इनका गुणा करवा देते हैं तो 4 तिहाई -12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस का गुणा होता है तो चिन्ह माइनस आता है। इसका मतलब ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, हमने यहाँ पर 3x माइनस 4x को लिख दिया। अब इसमें से कॉमन क्या लेंगे, 3x, ये हो जाएगा x प्लस 1, और इसमें -4 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया, एक कोष्टक में x प्लस 1 और दूसरे में हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर 0 के। तो एक बार हम लोग x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे, एक बार 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं x प्लस 1 बराबर 0। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, देखिए इनके बीच है गुणा का चिन्ह। अगर हम इसके बराबर 0 कर रहे हैं इसका मतलब ये गुणा में है, इधर आया क्या हो गया, भाग हो गया। और 0 में इससे भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग किया जाएगा या गुणा किया जाएगा तो मान 0 आएगा। मतलब इसका भी मान क्या आएगा, 0। तो बचा क्या, x प्लस 1 बराबर 0।
और उसी तरीके से अगर हम इसको उस तरफ पक्षांतर कर दें तो बचेगा 3x-4 बराबर 0। बेसिकली आप इतना जानिए कि x+1 यानी एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है, तो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 हम कर दिए हैं। ठीक है, अब ये जो प्लस है बराबर की उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। तो x बराबर -1 और यहाँ पर ये 3x बराबर -4 उस तरफ जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर ये हो गया 4/3। x का मान कितना आ गया, 4/3। ये जो x बराबर -1 और x बराबर 4/3 है, ये इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक हैं जिनको अल्फा और बीटा से दर्शाया जाता है। यानी इसका जो पहला शून्यक होता है उसको अल्फा से दर्शाते हैं। तो अल्फा बराबर हम मान लेते हैं हमारा पहला शून्यक है -1। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर -1 और दूसरा शून्यक बीटा, बीटा बराबर आया है मान लेते हैं 4/3। ठीक है, अब ये अल्फा और बीटा आ गए। अब क्या करना है, कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम लोग सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जांच कर रहे हैं। सत्यता की जब जांच करेंगे तो इसमें क्या होता है, एक बार योगफल के लिए जांच होता है और एक बार गुणनफल के लिए। तो सबसे पहले लिखेंगे योगफल के लिए, योगफल के लिए, योगफल के लिए अगर हम देखें तो योगफल क्या होता है, शून्यकों का योग जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर फार्मूला होता है -b/a। अगर आपने हमारा क्लास देखा है पूरा का पूरा तो हमने दूसरे वाले चैप्टर में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, हो सकता है कि आपके किसी न किसी काम आ जाए। देखिए यहाँ पर काम आ ही रहा है अगर आप पढ़े हैं तो। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए, कोशिश करिए। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये फार्मूला होता है आपका। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, देखिए एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर ये जो b/a है ये है क्या, ये क्रमशः यक्स और यक्स स्क्वायर के गुणांक हैं। अगर हम देखें तो यक्स स्क्वायर के गुणांक को a से दर्शाते हैं और यहाँ यक्स के गुणांक को b से दर्शाते हैं, और ये जो बच जाता है ये आपका c होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा का मान है -1, यहाँ पे लिख देते हैं -1, फिर प्लस बीटा का मान कितना है 4/3, तो 4/3 लिख देते हैं, बराबर माइनस यहाँ पर लगा है। अब b का मान देखें तो b का मान आपको यहाँ पर कुछ नहीं नजर आएगा, यहाँ पर केवल x लिखा है, लेकिन यहाँ पर एक छुपा रहता है। इसके सामने जो आपका यहाँ पर चिन्ह है वो है माइनस, तो मतलब -1 यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। तो b का मान क्या होगा, -1 फिर बटा में a, यानी a का मान क्या होगा, यक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3। अब 3 का -1 के साथ गुणा करवा दीजिए, तो -3 फिर +4/3 बराबर -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। तो -3 और +4 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा बटा 3, और यहाँ पर 1/3। यानी अगर हम लोग यहाँ पर -3 में से +4 को घटा दें तो 1 बचेगा, इधर 1/3, यानी दोनों पद हम देख रहे हैं बराबर आ रहा है। हम लोग लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यानी सत्यता की जांच में हमने पाया कि योगफल के लिए ये जो आपका मान है वो सत्य है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये होता है, ये बात सत्य है। अब चलते हैं गुणनफल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग गुणनफल के लिए, यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल के लिए। ठीक है, गुणनफल के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुणनफल के लिए होता क्या है, c/a, ये फार्मूला होता है आपका। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू है -1 फिर गुणे बीटा का मान है 4/3 फिर बराबर c क्या है आपका कांस्टेंट, यहाँ पर c है, c का मान है -4, तो -4 रख देते हैं बटा a।
ए का मान देखिए यहाँ पर है एक्स स्क्वायर का गुणांक 3, तो 3 रख दीजिए। अब -1 का अगर 4 में गुणा कराएंगे तो -4/3 बराबर -4/3। आप देख रहे हो कि ये गुणनफल के लिए भी क्या है, सत्य है, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी गुणनफल के लिए भी जो सत्यता की जांच है वो सही पाई गई। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं और बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न में। इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका सबसे बेहतरीन है, वो है रचना, ठीक है। अब रचना के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, खास तौर से प्रमेय। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हालांकि इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं, जो सबसे ईजी है वही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें ये घ वाला है ना, मतलब चौथा, इसमें कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है। हमने एक वृत्त खींच दिया, इस वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा होगी तभी तो स्पर्श बिंदु होगा। तो लिखा है ना, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब। तो यहाँ पर एक हम लोग स्पर्श रेखा खींच देते हैं जिसका नाम ए और यहाँ पर सी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो स्पर्श बिंदु है इसका नाम कर देते हैं पी। पी क्या है, एक तरीके से स्पर्श बिंदु है। अब कह रहा है कि स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, यानी हम लोग एक लंब खींचेंगे ऐसे, जो कि स्पर्श बिंदु से है और स्पर्श रेखा पर लंब है, ठीक है। ये जो लंब खींचे इसका नाम यहाँ पर QP रख देते हैं, QP ये लंब है, ठीक है। यानी आपका जो QP है, QP वो लंब है AC पर, AC पर क्या है, लंब है। AC क्या है आपका, यहाँ पर स्पर्श रेखा है। तो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, लंब हमने खींच दिया। लंब जो है वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, यानी ये जो आपका QP है ये वृत्त के केंद्र, मान लेते हैं यहाँ पर वृत्त का केंद्र O रहा होगा और इसी से होकर ये जा रहा है, ठीक है। ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये 90 अंश का कोण बना रहा है और इधर भी 90 अंश का कोण बना रहा है। इसका मतलब ये है कि जो AP है वो लंब है, किस पर लंब है, तो आप कहोगे सर AP जो है, AP वो लंब है किस पर, QP पर। भाई AP जो है वो क्या है आपका, लंब है किस पर, यहाँ पर लिख दिए QP पर। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, आपने प्रमेय पढ़ा था, प्रमेय क्या पढ़ा था कि स्पर्श बिंदु पर जो खींचा गया लंब है वो एक तरीके से वृत्त की त्रिज्या होती है। या आपने ऐसे भी पढ़ा था कि वृत्त की त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से अगर मिलाया जाए तो वृत्त की त्रिज्या जो है वो आपका स्पर्श बिंदु के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। ये आपने प्रमेय पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उस प्रमेय का यूज करें तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, और वृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या है, वो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अगर हम देखें तो ये जो आपका OP है ये वृत्त की त्रिज्या है, और यहाँ पर देख रहे हैं तो 90 अंश का कोण बन रहा है, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब ये है कि अगर OP वृत्त की त्रिज्या है तो ये जो आपका PQ रेखा जा रहा है वो जाहिर सी बात है बिंदु O से होकर जरूर जाएगा, और बिंदु O क्या है आपका, वृत्त का केंद्र है। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ये जो आपका PQ लंब है जो AC पर रेखा खींची गई है वो वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिज्या OP लंब है, OP लंब है किस पर, AC पर। जब OP लंब है AC पर, इसका मतलब ये है
कि आपका ये जो कोण बनेगा ये 90-90 अंश का बनेगा, और जब 90 अंश का बनेगा तो जाहिर सी बात है जब ये त्रिज्या हो गया तो ये वृत्त का केंद्र होगा ही। तो हम लोग लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि आपका PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो, प्रमेय से, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रमेय से। अब आपको प्रमेय तो याद होगा नहीं कि कौन सा प्रमेय का नंबर है, मतलब जैसे होता है ना कि अगर ये 10 पाठ का है तो 10.1, 10.2, 10.3 ऐसे प्रमेय दिया रहता है। तो आपको ये नहीं पता कि एग्जैक्ट कौन सा प्रमेय हम लगाए हैं, बस आप इतना लिख दीजिएगा प्रमेय से, तो सामने वाला समझ जाएगा कि इसमें जरूर प्रमेय लगा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये सवाल आपका हल हो चुका। ये सवाल बड़ा सरल है, सोचिए इस पर 4 नंबर मिलेंगे आपको, बस इतना ही लिखना है, 4 नंबर आपका फिक्स हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन यानी अंगा वाला क्या कह रहा है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भार, जो कि है किग्रा में यानी केजी में। ठीक है, उसके बाद इधर लिखेंगे आपका यहाँ पर छात्र संख्या, यहाँ पर छात्र संख्या, सांख्यिकी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, सांख्यिकी आपका 13 पाठ है तो उसी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिखा है भार किलोग्राम में और छात्र संख्या। अब शुरुआती देखें तो शुरुआत है आपका यहाँ पर 40 से 45, फिर 45 से ये 50 हो जाएगा, उसके बाद 50 से 55 यानी 5-5 का अंतर है, और 55 से 60, 60 से आपका 65 हो जाएगा, और 65 से 70, और उसके बाद 70 से 75, यहीं तक गया ही है। ठीक है, 75 तक ही लिया है तो हम लोग 70 से 75 तक आ गए। अब छात्रों की संख्या की बात करें, यहाँ पर है 2, फिर है 3, फिर है यहाँ पर 8, फिर है 2 बार 6, उसके बाद है 3, फिर है 2, इस तरीके से इसको लिख लिए। देखिए अगर हमको माध्यक ज्ञात करना है तो माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, बारंबारता की ही बारंबारता निकालते हैं, तो वो होता है संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे लिख देते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता को अगर हम लोगों को निकालना होगा तो सबसे पहले 2 लिखेंगे, फिर ऐसे तिरछा जोड़ते हैं, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, फिर 5 और 8 हो जाएगा 13, फिर 13 और 6 हो जाएगा 19, फिर 19 और 6 हो जाएगा 25, फिर 25 और 3 हो जाएगा 28, 28 और 2 हो जाएगा 30। ठीक है, ये जो लास्ट का यहाँ पर 30 आया है ये इनके पूरे योग को दर्शाता है, यानी अगर आप छात्र संख्या को जोड़ोगे तो कितना आएगा 30 ही आएगा। देखिए 2 3 5, 5 और 8 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19, 19 और 6 25, 25 3 28, 2 30, यानी अगर इनका योग देखें यहाँ पे लिख देते हैं योग, तो योग बराबर है 30, 30 जो कि एक सम संख्या है। तो जब यन का मान सम संख्या आता है, यन बराबर है 30 जो कि है एक सम संख्या, तो हम लोग कैपिटल यन निकालते हैं। कैपिटल यन से मतलब है बड़ा वाला यन, तो इसका फार्मूला होता है यहाँ पर यन बटा 2, तो यहाँ पर कैपिटल यन बराबर यन, यन का मान है 30/2, 2 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये जो 15 आपका आया है ये संचयी बारंबारता में देखेंगे कि किनके बीच आएगा। तो देखिए 13 में 15 नहीं आएगा, किस में आ सकता है 19 में, क्योंकि 13 जो है वो 15 से छोटा है। तो किस में आ सकता है 15, 19 में आ सकता है। तो जब 19 में आएगा इसके सामने के बारंबारता को लेते हैं। ठीक है,
सामने की बारंबारता यहाँ पर है 6 और फिर इसके सामने का अंतराल लेते हैं, तो अंतराल है आपका 55 से लेकर 60 तक। ठीक है, अब इतना करने के बाद ये वाला जो 6 है ये यफ है, तो यफ बराबर कितना हो जाएगा 6। ये वाला क्या है, यफ है। और ये जो बारंबारता है इसके ऊपर की जो संचयी बारंबारता है उसको सी एफ से दर्शाते हैं, तो सी एफ बराबर हो गया 13। उसके बाद ये जो आपका 55 लिखा है इसको बोलते हैं निम्न वर्ग अंतराल, तो ये आपका 55 जो है वो यल का काम करेगा, जिसको बोलते हैं निम्न वर्ग अंतराल या निम्न वर्ग। ठीक है, तो यल का मान हो जाएगा यहाँ पर 55। उसके बाद अगर आप 55 से 60 के बीच में देखो तो कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, तो उसको एच से दर्शाते हैं, तो एच बराबर कितना हो गया 5। यानी इसमें कितने का अंतर है, तो इसमें आप कह सकते हो कि 5 का अंतर है और उसको एच से दर्शाते हैं, तो एच बराबर हो गया 5। ठीक है, अब करना क्या है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला होता है माध्यक बराबर यल प्लस कैपिटल एन माइनस सी एफ बटा एफ गुणित एच, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको अगर हम देखें माध्यक को यम से दर्शाते हैं, तो यम बराबर यल, यल का मान कितना है तो 55 है, फिर प्लस यन, यन का मान कितना है 15 है, फिर माइनस सी एफ, सी एफ का मान है देखिए 13, फिर बटे में एफ, एफ का मान है 6, तो 6 लिख देते हैं, गुणे एच, कितने का अंतराल था 5 का अंतराल था, तो 5 का हम लोग यहाँ पर गुणा करवा देते हैं। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, ये पहले हटा देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर देखिए ये हटा दिए। ठीक है, अब करना क्या है, यम बराबर यहाँ पर 55 तो है ही, फिर प्लस 15 में से 13 को घटाएंगे क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, 2 हो गया, फिर गुणे 5 और बटे में यहाँ पर 6, तो अगर हम 2 से 6 को काट दें तो 3 बार में कट जाएगा, तो यम बराबर हो गया 55, फिर प्लस 5/3, तो यम बराबर ये हो जाएगा 55, फिर प्लस 3 एक कम 3, दशमलव लगा दिए 2 बच गया, 3×6 18 हो जाएगा, यानी ये 6-7 आएगा। तो 55 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा 56 हो जाएगा, 56.67। और यहाँ पर किलोग्राम में है तो लिख दीजिएगा किग्रा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। यानी जो इसका माध्यक आएगा वो कितना आएगा 56 यहाँ पर 67। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका। चलिए इसको इरेज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको मिटा देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर च वाला देख लेते हैं, यानी 6वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा या दृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, फिर लिखा है हरा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए डिब्बा लिख देते हैं, डिब्बा। अब इस डिब्बे में 3 प्रकार के कंचे हैं, लाल, हरा और सफ़ेद। यहाँ पर लाल, यहाँ पर हरा और यहाँ पर सफ़ेद। ठीक है, लाल, हरा और सफ़ेद। अगर हम देखें तो इसमें 5 ठो लाल कंचे हैं, तो लाल कंचे कितना है 5 ठो, 8 ठो हरा कंचा है। ठीक है, 8 ठो यहाँ पर सफ़ेद कंचा है, 8 ठो सफ़ेद है और 4 ठो आपका यहाँ पर हरा कंचा है, तो 4 ठो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा हरा कंचा हो जाएगा। तो इसको हमने लिख दिया। अब अगर हम देखें तो डिब्बे में कुल कितने कंचे हैं, तो 5, 4, 9 और 9, 8, 17, यानी डिब्बे में कुल 17 कंचे हैं। ठीक है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो आप कंचा निकाल रहे हो वो लाल है। ठीक है, यानी लाल होने की प्रायिकता हमसे पूछा है। तो ये जो आपका डिब्बे में कुल कंचे हैं उसको हम लोग बोलते हैं यादृच्छिक परीक्षण या यादृच्छिक चर, उसका मान दिया है 17, यानी कुल संभावना 17 ठो है, जिसमें से हमको चूज करना है, यानी जो हम लोग चुनेंगे
वो लाल चुनेंगे और लाल की संभावना कितना है 5, यानी चुनी गई संभावना क्या है 5 है। तो जो प्रायिकता होता है ये पहला लग रहा है लाल हो, यही हमसे पूछा है, तो इसकी प्रायिकता निकाल रहे हैं। तो पीई बराबर, फार्मूला आप जानते हो, चुनी गई प्रायिकता यानी एन ई, मतलब चुनी गई संभावना बटा कुल संभावना यानी एन एस। ठीक है, तो अगर हम लोग पीई निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे कि निकाला गया कंचा लाल है, तो यहाँ पर जो चुनी गई संभावना है वो है 5, कुल संभावना है 17, यानी कंचा लाल है इसकी प्रायिकता 5/17 है। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल समाप्त हो चुका। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है कि हरा नहीं है। हरा नहीं है से मतलब ये है कि हरा वाला तो नहीं लेना है। जब हरा वाला नहीं लेना है तो जाहिर सी बात है या तो वो लाल होगा या तो सफ़ेद होगा। तो लाल और सफ़ेद कितने हैं यहाँ पर? 5 ठो लाल है, 8 ठो यहाँ पर क्या है सफ़ेद है। तो 8 5 कितना हो जाएगा 13। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करने का सबसे तरीका ये है, इसमें निगेटिव वाला पूछा है तो सबसे पहले आप पॉजिटिव निकालिए, यानी प्रायिकता निकालिए। कंचा हरा है, कंचा हरा है, इसकी प्रायिकता बताइए। उसके बाद एक में से अगर इसको घटा देंगे तो कंचा हरा नहीं है उसकी प्रायिकता निकल जाएगा। यानी हम लोग चूज करेंगे कि कंचा हरा है, तो हरा को चूज करने की प्रायिकता क्या है, यानी संभावना क्या है 4 है। कुल कितने में से? तो कुल कंचे हैं आपका यहाँ पर 17। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो क्या होगा? पीई बराबर होता है चुनी गई संभावना बटे कुल संभावना। तब पीई बराबर यहाँ पर एन ई का मान क्या है 4 है। यानी हम लोग पहले पॉजिटिव प्रायिकता निकाल रहे हैं, यानी कंचा हरा है उसकी प्रायिकता, तो हरा 4 ठो है, कुल कितने में से? 17 में से, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगा 4/17। अब हमसे निगेटिव वाला पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है कंचा हरा नहीं है, कंचा हरा नहीं है इसकी प्रायिकता बता दीजिए। यानी हमसे पूछा जा रहा है P-E का मान, यानी निगेटिव वाला पूछा जा रहा है। तो आप जानते हो कुल प्रायिकताओं का योग होता है 1, और 1 में से अगर हम पॉजिटिव प्रायिकता निकाल लेते हैं यानी PE निकाल देते हैं, 1 - PE कर देते हैं, तो हमारा निगेटिव वाला मिल जाएगा, यानी नहीं वाला मिल जाएगा। तो यहाँ पर P-E यानी कंचा हरा नहीं है की प्रायिकता हो जाएगा 1 - कंचा हरा है, यानी 4/17। तो यहाँ पर P-E बराबर क्या हो जाएगा? 17 का 1 में गुणा 17 -4 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 17। तो यहाँ पर 17 में से अगर हम लोग 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर? यहाँ पर ये बच जाएगा 13, ये हो जाएगा 13/17, यानी कंचा हरा नहीं है इसकी प्रायिकता है 13/17। तो इस तरीके से आपने कुल 20 क्वेश्चन ही 20 नंबर के क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर लिया। ठीक है, कुल 6 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाए हैं, जिसमें बोर्ड पेपर में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आपका प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। तो वीडियो को समाप्त करते यहीं पर। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखेंगे कि 6 नंबर का क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, कितना लॉन्ग मेथड लगाना पड़ेगा या शॉर्ट मेथड लगाना पड़ेगा, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक अगर चैनल पर बने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं इसे अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग 6 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।